हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश प्रैक्टिस फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी टर्म्स को। आज की जो हमारी पहली लिटरेरी टर्म है वो है एपिजेक्सिस। एपिजेक्सिस क्या है, तो सबसे पहले हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन को। बात करें एपिजेक्सिस की, तो एपिजेक्सिस क्या है? रिपीटिशन ऑफ अ सिंगल वर्ड विद नो अदर वर्ड इन बिटवीन, यानी किसी सिंगल वर्ड का बार बार रिपीट होना जिनके बीच में कोई भी और दूसरा शब्द नहीं आता हो, यानी कि एक ही शब्द बार बार रिपीट होगा और उसके बीच में कोई दूसरा शब्द नहीं आएगा, वही सेम जो वर्ड है वही बार बार रिपीट करेगा, उसे एपिजेक्सिस कहते हैं। एपिजेक्सिस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। जो एपिजेक्सिस है वो ग्रीक वर्ड जो एपिजेग्निमी है उससे आया है। दैट मीन्स फैसिनेटिंग टुगेदर, यानी कि जो शब्द हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उसे ही एपिजेक्सिस कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ रिटोरिकल डिवाइस। बात करें इसकी, तो ये क्या है? एक जो रिटोरिकल डिवाइस है उसकी तरह कार्य करता है, इन विच द वर्ड और फ्रेज आर रिपीटेड इन अ क्विक सक्सेशन, जिसमें कोई वर्ड या फिर कोई जो फ्रेज होती है वो क्विक सक्सेशन यानी कि बहुत जल्दी जल्दी रिपीट करती है, यानी कि एक के बाद एक रिपीट करती है आफ्टर ईच अदर फॉर एम्फेसिस। और रिपीट क्यों करती है? जोर डालने के लिए। इट इज ऑल्सो नोन एज पेलिलोगिया। इसको पेलिलोगिया भी कहते हैं। हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ एपिजेक्सिस। अब जो एपिजेक्सिस है उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उसको यहाँ देखते हैं। जैसे कि हम बात करें शेक्सपियर का जो प्ले है मैकबेथ, उसमें एक लाइन है, ओ हॉरर हॉरर हॉरर। तो यहाँ पर जो ये हॉरर हॉरर शब्द है ये 3 बार रिपीट हुआ है, यानी कि इसके बीच में कोई और दूसरा शब्द नहीं आया है और एक ही शब्द क्या किया है? बार बार रिपीट किया है। तो इसी तरह से जब एक ही शब्द बार बार रिपीट करता है तो उसे ही एपिजेक्सिस कहते हैं। इसी तरह शेक्सपियर का ही एक दूसरा प्ले है सिम्बेलाइन। उसकी बात करें तो उसमें एक लाइन है, हार्क हार्क द लार्क एट हेवंस गेट साइन एंड फ्यूवस गिन्स अराइज। तो इसमें जो ये हार्क हार्क है यानी कि 2 बार यहाँ पर रिपीट किया है और इसके बीच में कोई दूसरा शब्द नहीं आया है। इसी तरह जो विंस्टन चर्चिल थे उनकी एक स्पीच थी, तो विंस्टन चर्चिल की स्पीच में जो स्पीच थी उसमें कुछ लाइन थी, जैसे नेवर गिव इन, नेवर 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 नेवर। ये हम नॉर्मली जब बातचीत करते हैं तो उसमें भी हम बोल देते हैं कि मतलब मैं ये काम नहीं करूंगा, नेवर नेवर नेवर। तो इस तरह से एक ही शब्द जब बार बार रिपीट होता है और उसके बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं आता है तो उसे ही एपिजेक्सिस कहते हैं। इसके अलावा और एग्जाम्पल है आगे, जैसे थ्रेटन मी ऑल यू वांट, यानी कि तुम मुझे धमका लो जितना धमकाना चाहते हो। आई वुडंट डू इट, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं करूंगा। आई वुडंट आई वुडंट आई वुडंट, यानी कि कई बार एक ही जो फ्रेज है उसको रिपीट किया गया है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है, जैसे हम किसी को दौड़ने के लिए या जाने के लिए कहते हैं और हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जाए, तो हम बोलते हैं गो गो गो, कि मतलब बिल्कुल जल्दी से चले जाओ। इसी तरह से आगे जो एग्जाम्पल है उसमें है टर्न टर्न टर्न, यानी कि किसी को जब हम मुड़ने के लिए कहते हैं। इसी तरह अगर हम किसी को रुकने के लिए कह रहे हैं और उस पर ज्यादा एम्फेसाइज यानी कि ज्यादा जोर डालना चाहते हैं अपनी बात पर, तो हम उसको बोल सकते हैं स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तो इस तरह से कोई एक वर्ड जब बार बार रिपीट होता है और उसके बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं आता है, वही एपिजेक्सिस होता है। अब जो हमारी लिटरेचर है उसमें इस तरह के और भी कई लिटरेरी डिवाइस होती हैं, तो उनमें और जो एपिजेक्सिस है उसमें डिफरेंस क्या है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन एपिजेक्सिस एंड अदर सिमिलर लिटरेरी टर्म्स, जो और इसके जैसी दूसरी लिटरेरी टर्म्स होती हैं उसमें और जो एपिजेक्सिस है उसमें डिफरेंस क्या है उसको यहाँ पर देखेंगे। तो इसके जैसी ही एक और डिवाइस होती है जो होती है डायाकोप। डायाकोप क्या होती है? तो डायाकोप इट इज रिटोरिकल डिवाइस दैट इन्वॉल्व्स रिपीटिंग अ वर्ड और फ्रेज। इसमें भी क्या होता है, कोई जो वर्ड होता है या फिर कोई जो फ्रेज होती है वो रिपीट करती है। जैसे अभी हमने एपिजेक्सिस में देखा कि उसमें भी जो वर्ड है वो रिपीट कर रहा है और उसके बीच में कोई शब्द नहीं आ रहा है। इसी तरह जो डायाकोप है उसमें भी कोई वर्ड या फिर जो कोई फ्रेज होती है वो ही रिपीट करती है विद अ स्मॉल नंबर ऑफ वर्ड इन बिटवीन। लेकिन इसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं वो उस वर्ड के बीच में आते हैं। जैसे एपिजेक्सिस में तो कोई वर्ड नहीं आता, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं वो बीच में आते हैं। इट इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट एम्फेसाइज स्पीकर्स और राइटर्स मेन आइडिया। और ये किस पर एम्फेसाइज करती है? तो जो राइटर होता है या जो स्पीकर होता है उसके मेन आइडिया पर एम्फेसाइज करते हैं, यानी कि जोर डालती है। जैसे यू आर अ गुड डॉग, जैसे हम किसी डॉग से बात कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि यू आर अ गुड डॉग ग्रेसी, कि तुम क्या हो? एक अच्छे डॉग हो। सच अ गुड डॉग, उसके बाद हम फिर दोबारा से बोल रहे हैं सच अ गुड डॉग। व्हाट अ गुड डॉग, मतलब कि जो ये अ गुड डॉग है इसको कई बार रिपीट किया गया है लेकिन इसके बीच में कई सारे शब्द आए हैं। जैसे बात करें शुरुआत से, तो यू आर गुड डॉग, उसके बाद उसका नाम आया, फिर सच आया, उसके बाद फिर से वही फ्रेज आई और उसके बाद बट और ए आया और उसके बाद फिर से वही फ्रेज आई। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो वर्ड या फिर जो फ्रेज होती है
वो रिपीट करती है, लेकिन इसके बीच में कुछ छोटे शब्द और भी होते हैं, तो यही डिफरेंस होता है दोनों में। इसी तरह से जैसे अगला एग्जाम्पल है रन, फॉरेस्ट रन। यहाँ पर जो रन और रन है ये रिपीट किया है, लेकिन जो फॉरेस्ट है वो इसके बीच में आया है। इसी तरह से ओ कैप्टन, माई कैप्टन, यहाँ पर जो कैप्टन शब्द है वो रिपीट किया है, लेकिन इसके बीच में जो माई शब्द है वो आया है, तो ये होता है डायाकोब। इसी तरह एक होता है एनाफोरा। एनाफोरा क्या है? तो जो एनाफोरा है उसमें भी क्या होता है? एनाफोरा इज द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज। यानी कि जो एनाफोरा होता है उसमें भी एक वर्ड का ही रिपीटेशन होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो एनाफोरा है उसमें जो भी एक सेंटेंस या फिर जो भी क्लॉज होता है उसकी शुरुआत में जो शब्द होता है वो रिपीट करता है, या फिर कोई क्लॉज हो सकता है, या फिर कोई सेंटेंस हो सकता है, या फिर जो कोई वर्ड्स हो सकती है, या फिर स्पेशली फॉर रिटोरिकल और पोइटिक इफेक्ट। यानी कि रिटोरिकल और जो पोइटिक इफेक्ट होते हैं उसको डालने के लिए एक ही फ्रेज या फिर एक ही सेंटेंस या एक ही वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में रिपीट करता है। इट इज रिवर्स ऑफ एपिस्ट्रॉफी। जो एपिस्ट्रॉफी होती है उसका ये रिवर्स होता है, यानी कि उसका उल्टा होता है। अब हम इसके एग्जांपल देखेंगे कि ये किस तरह से अलग है। तो जैसे वी कैन नॉट डेडिकेट, वी कैन नॉट कंसंट्रेट, वी कैन नॉट हॉलो दिस ग्राउंड। यानी कि यहाँ पर जो ये शब्द है वी कैन नॉट, वी कैन नॉट और वी कैन नॉट ये रिपीट हुआ है, लेकिन ये क्या हुआ है? जो अलग अलग क्लॉज या फिर जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत में रिपीट हुआ है। जैसे यहाँ भी शुरुआत में है, यहाँ भी शुरुआत में है और यहाँ भी शुरुआत में है, तो ये होता है एनाफोरा, जब सेंटेंस की शुरुआत में ही कोई वर्ड बार बार रिपीट करता हो। जैसे इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन, द माइंड्स फ्रॉग्ड मेंसेस आई हियर। यानी कि यहाँ पर जो इन वेरी, इन एवरी है, इन एवरी है, ये हर क्लॉज के शुरुआत में रिपीट हुआ है। तो जब कोई वर्ड या फिर कोई फ्रेज सेंटेंस की शुरुआत में रिपीट होता है तो उसे एनाफोरा कहते हैं। जब कोई सेंटेंस या फिर जो कोई वर्ड होता है वो बार बार रिपीट होता है, लेकिन उसके बीच में कुछ अक्षर आते हैं, तो उसे हम डायाकोब कहते हैं। इसी तरह से एक है एनाडिप्लोसिस। अब बात करें एनाडिप्लोसिस की, तो एनाडिप्लोसिस क्या है? एनाडिप्लोसिस इज अ रिटोरिकल डिवाइस दैट इन्वॉल्व्स रिपीटिंग द लास्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस और फ्रेज एट द फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेक्स्ट सेंटेंस और फ्रेज। अब जो एनाडिप्लोसिस है उसमें भी जो एक वर्ड होता है वो ही रिपीट करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें? तो डिफरेंस ये है कि जो लास्ट वर्ड होता है, जैसे मतलब कोई सेंटेंस है तो उसका जो लास्ट वर्ड होता है उसी वर्ड से अगले सेंटेंस की शुरू शुरू होता है। मतलब जैसे कोई सेंटेंस है, यहाँ पर जिस वर्ड से खत्म हुआ तो जो अगला सेंटेंस होगा वो इसी वर्ड से दोबारा यहाँ पर शुरू होगा। तो इस तरह से वर्ड रिपीट करता है, यानी कि ना लास्ट में करता है ना पहले करता है, जो लास्ट का होता है वो दूसरे वाले का पहला बन जाता है। जैसे फियर इज द पाथ ऑफ द डार्क साइड, फियर लीड्स टू एंगर, एंगर लीड्स टू हेट और हेट लीड्स टू सफरिंग। तो यहाँ पर जो ये है डार्क साइड, यहाँ पर जो ये फियर है तो फियर क्या है? फियर लीड्स टू एंगर, तो ये एंगर आया। अब ये जो एंगर शब्द है इसी से अगला सेंटेंस शुरू हुआ, एंगर लीड्स टू हेट। इसी तरह से जब ये हेट आया लास्ट में तो इसी हेट से अगला सेंटेंस शुरू हुआ, हेट लीड्स टू सफरिंग। तो इस तरह से पहले सेंटेंस का आखिरी शब्द अगले सेंटेंस का पहला शब्द बन जाता है, तो उसे एनाडिप्लोसिस कहते हैं। यानी कि यहाँ पर भी एक ही वर्ड रिपीट करता है, लेकिन वो पहले का अंतिम शब्द होता है और अगले सेंटेंस का शुरुआती शब्द होता है। तो इस तरह से ये है एनाडिप्लोसिस। तो यही कुछ ऐसी डिवाइसें हैं जो जो एपिजेक्सिस है उससे मिलती जुलती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होंगी, और नहीं आए तो आप दोबारा से एक बार देख सकते हैं ताकि ये और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए और उनके बीच जो डिफरेंस है वो भी आपको पता चल जाए। अब हम आगे बात करते हैं अपने अगले लिटरेरी टर्म की, जो कि है एपेनेलेप्सिस। एपेनेलेप्सिस क्या होता है? तो एपेनेलेप्सिस इज अ रिटोरिकल डिवाइस वेयर अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज। यानी कि जो एपेनेलिप्सिस है इसमें क्या होता है, कोई वर्ड या फिर कोई जो फ्रेज है वो ही रिपीट करती है, लेकिन क्या करती है? रिपीटेड एट द बिगनिंग, यानी कि शुरुआत में करेगी और फिर एंड में भी करेगी, यानी कि शुरुआत भी उसी शब्द से होगी और जो लास्ट है वो भी उसी शब्द से होगा। जैसे कि बात करें इसके जो एग्जांपल है उसकी, तो जैसे द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। यहाँ पर द किंग से ये सेंटेंस शुरू हुआ और द किंग से ही सेंटेंस लास्ट हुआ, तो यहाँ पर जो वर्ड है वो शुरुआत में भी आता है और एंड में भी आता है, तो वो होता है एपेनेलेप्सिस। इसी तरह इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे अ मिनिमम वेज दैट इज नॉट अ लाइबल वेज कैन नेवर बी अ मिनिमम बेस। यहाँ पर ये मिनिमम बेस से शुरू हुआ और मिनिमम बेस से ही खत्म हुआ। इसी तरह नथिंग इज वर्स देन डूइंग नथिंग, यहाँ पर नथिंग से शुरू हुआ और नथिंग से ही खत्म हुआ। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, जो एक वर्ड होता है, जो फ्रेज होती है, वो सेंटेंस की शुरुआत में भी आती है और सेंटेंस के एंड में भी आती है। आगे हम बात करते हैं अपनी अगले लिटरेरी टर्म की, जो कि है एपिस्ट्रॉफी।
बात करें एपिस्ट्रॉफी की, तो एपिस्ट्रॉफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन और मोर वर्ड रिपीटेड एट द एंड ऑफ सक्सेसिव फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस। यानी कि जो एपिस्ट्रॉफी है वो क्या होती है कि इसमें भी कोई जो वर्ड है वही या फिर जो कोई क्लॉज है वो रिपीट करती है, लेकिन कहाँ करती है, तो ये एंड में करती है। यानी कि जो सेंटेंस होता है तो उसके एंड में रिपीट करती है। कोई सेंटेंस है तो उसके जो आखिरी शब्द होंगे वो बार बार रिपीट करेंगे। जैसे बात करें एग्जाम्पल की, तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, शेल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ। यहाँ पर जो ये द पीपल है ये सेंटेंस के अंत में जो भी क्लॉज है उसके अंत में रिपीट हुआ है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है वेयर नाउ व्हेन नाउ। यानी कि यहाँ पर जो ये नाउ शब्द है ये सेंटेंस के या जो क्लॉज है उसके लास्ट में रिपीट हुआ है। अब हमारा जो अगला लिटरेरी टर्म है वो है ऐसे। बात करें ऐसे की, तो जो वर्ड ऐसे है ड्राइव्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। ये किससे आया, नॉर्मली आपने देखा होगा कि मोस्टली जो शब्द हैं वो लैटिन से आते हैं। तो ये जो ऐसे शब्द है ये फ्रेंच वर्ड है, यानी कि फ्रेंच भाषा से आया है। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है टू ट्राई और टू अटेम्प्ट, यानी कि कोशिश करना। एंड ऐसे इज अ शॉर्ट फॉर्म और लिटरेरी कंपोजिशन बेस्ड ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट मैटर। यानी कि जो ऐसे है वो क्या है, किसी लिटरेरी कंपोजिशन की एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें किसी सिंगल सब्जेक्ट मैटर पर बात की जाती है। ऑफन गिव्स पर्सनल ओपिनियन ऑफ एन ऑथर। और इसमें क्या होता है, अक्सर जो ऑथर होता है यानी कि जो लिखने वाला होता है उसके जो पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल विचार होते हैं वो हमें दिखाई पड़ते हैं। अ फेमस इंग्लिश एसिस्ट अडल्स हक्सले डिफाइंड ऐसे एज अ लिटरेरी डिवाइस फॉर सेइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग। यानी कि उनके अनुसार कि ऐसे क्या है, तो ऐसे क्या है, एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें किसी चीज के बारे में सब कुछ कह दिया जाता है। यानी कि कुछ भी उसमें नहीं छोड़ा जाता, सब कुछ आप उसमें बता सकते हो। यानी कि बहुत ज्यादा सारी डिटेल उसमें किसी भी सब्जेक्ट मैटर की हमें मिल जाती है। बात करें डॉक्टर जॉनसन की, तो डॉक्टर जॉनसन ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है एन एसे इज अ लूज सैली ऑफ माइंड एंड इरेगुलर अनडाइजेस्टेड पीस, नॉट अ रेगुलर एंड ऑर्डरली परफॉर्मेंस। यानी कि ये रेगुलर नहीं होते और क्या होते हैं, लूज शैली में लिखे गए होते हैं, इरेगुलर होते हैं। तो ये डॉक्टर जॉनसन ने ऐसे के बारे में कहा है। अब जो ऐसे होते हैं वो कुछ टाइप के होते हैं, कि उनके कुछ टाइप होते हैं। तो बात करें तो देयर आर टू फॉर्म ऑफ ऐसे, दो फॉर्म होती है ऐसे की, एक होती है लिटरेरी और दूसरी होती है नॉन लिटरेरी। यानी कि कुछ लिटरेरी ऐसे होते हैं और कुछ नॉन लिटरेरी ऐसे होते हैं। तो लिटरेरी ऐसे कौन से होते हैं, जो लिटरेरी ऐसे होते हैं उनको भी आगे हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बात करें लिटरेरी जो ऐसे हैं उनकी, तो एक होते हैं एक्सपोजिटरी जो ऐसे होते हैं वो। तो इन एन एक्सपोजिटरी ऐसे द राइटर्स गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एन आइडिया, क्योंकि एक्सपोज कर रहा है किसी चीज को यानी कि उसके बारे में विस्तार से बता रहा है। तो पूरा जो कोई आइडिया होता है उसको अच्छी तरह से क्या करता है, राइटर एक्सप्लेन करता है। जो उसका आइडिया होता है या जो उसकी थीम होती है, जिस भी मुद्दे पर वो बात कर रहा है वो अपनी ऑडियंस से उसको पूरा ऑडियंस के सामने क्या करता है, एक्सपोज करता है। और इसमें साथ साथ जो उसके पर्सनल ओपिनियन है वो भी देता है। तो ये होते हैं एक्सपोजिटरी जो ऐसे वो। दिस ऐसे इज प्रेजेंटेड थ्रू एग्जांपल, इसमें कुछ एग्जांपल भी दिए जाते हैं ताकि जो ऑडियंस है उसको और अच्छे से जो जिस चीज को वो एक्सप्लेन कर रहा है वो समझ में आ सके। इसके अलावा डेफिनेशंस हैं, कंपैरिजन है, और इसके अलावा जो और भी उससे मिलती जुलती चीजें हैं उनको भी इसमें बताया जाता है। अगला जो ऐसे का टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव ऐसे की बात करें तो एज इट्स साउंड लाइक, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इट गिव्स डिस्क्रिप्शन अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, यानी कि उसके बारे में बताता है। डिस्क्राइब द ट्रेड्स, उसके गुण बता सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी जो विशेषताएं हैं वो बता सकता है। समथिंग और अ पर्सन इन डिटेल, यानी कि किसी पर्सन या फिर किसी चीज की जो कैरेक्टरिस्टिक या फिर जो उसके गुण होते हैं उनको डिटेल में डिस्क्राइब करता है, इसीलिए इनको डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहते हैं। इट अलाउ आर्टिस्टिक फ्रीडम, इसमें हमें आर्टिस्टिक फ्रीडम मिलती है। आर्टिस्टिक फ्रीडम का मतलब होता है कि अपने कुछ विचार भी उसमें वो डाल सकता है। एंड क्रिएट्स इमेज इन द माइंड ऑफ रीडर्स थ्रू द यूज ऑफ फाइव सेंसेस, और जो हमारी फाइव सेंसेस होती हैं उनका इस्तेमाल करते हुए जो राइटर होता है वो क्या करता है, इमेजेस हमारे माइंड में क्रिएट करता है कि जैसा जैसा वो उसमें नरेट करता जाता है वैसी वैसी इमेज हमारी आंखों में बनती जाती है। आगे बात करें अगले टाइप की, तो वो है नैरेटिव ऐसे। बात करें नैरेटिव ऐसे की, तो नैरेटिव ऐसे इज नॉन फिक्शन। जो नैरेटिव ऐसे होते हैं वो पहली बात तो नॉन फिक्शन होते हैं, बट डिस्क्राइब अ स्टोरी विद सेंसरी डिस्क्रिप्शन। लेकिन हमें जो स्टोरी होती है वो डिस्क्राइब करते हैं विद अ सेंसरी डिस्क्रिप्शन। सेंसरी डिस्क्रिप्शन का अर्थ होता है कि वो इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि जो हमारी सेंस है वो उनको फील कर पाती हैं। द राइटर नॉट ओनली टेल्स स्टोरी, मतलब इसमें जो राइटर होता है वो सिर्फ स्टोरी ही नहीं बताता बट ऑल्सो मेक अ पॉइंट बाय गिवन रीजन, यानी कि अपना जो पॉइंट होता है वो उसको भी कुछ रीजन देकर प्रूफ करने की कोशिश करता है। तो ये होता है नैरेटिव ऐसे। बात करें अगले टाइप की, तो अगला टाइप क्या है, ये है परस्यूसिव। जो परस्यूसिव ऐसे है वो
In this type of essay, a writer tries to convince his reader to adopt his position on a point of view or issue after he provides them solid reasoning in this connection. मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो राइटर होता है वो जिस भी पॉइंट को आपके सामने रखता है, तो वो अपने जो रीजन होते हैं, अपने जो भी पॉइंट्स होते हैं, उनको रखने के बाद ये उम्मीद करता है कि आप भी उसके जैसे विचार फिर रखें, यानी कि उस पर जो विचार वो रखता है, उसने जो भी तर्क या जो भी लॉजिक उसमें दिए हैं, उन पे ध्यान देते हुए या उनको ध्यान में रखते हुए आप भी उसकी सोच से मैच करें, यानी कि आपकी सोच भी उसकी सोच से मैच कर जाए। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च टू क्लेम एंड डिफाइंड एन आइडिया, यानी कि इसमें क्या होती है, इस तरह के जो ऐसे होते हैं उनमें काफी ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत होती है, क्योंकि जो भी पॉइंट वो कह रहा है उसको उन्हें प्रूफ करना पड़ता है, तो काफी ज्यादा रिसर्च की जरूरत होती है, क्योंकि वो जो अपना आइडिया है उसको काफी डिफेंड करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, यानी कि इसको आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे भी कहते हैं, क्योंकि एक तरह से वो आर्ग्यूमेंट ही कर रहा होता है कि वो जो भी बात कह रहा है, जो भी अपना ओपिनियन रख रहा है, वो क्यों रख रहा है, उसका रीजन क्या है, तो वो पूरे वहां पर प्रूफ वगैरह देता है। नॉन लिटरेरी ऐसे कुड ऑल्सो बी द सेम टाइप बट दे कुड बी रिटन इन एनी फॉर्मेट। अब जो नॉन लिटरेरी ऐसे होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं, लेकिन वो किसी भी फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। आगे यहाँ पर एक नोट है, उसे देखते हैं। तो जब फ्रेंच राइटर मॉन्टेग इज नोन एज द फादर ऑफ एसे, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मॉन्टेग है वो क्या है, फादर ऑफ एसे कहलाते हैं। बात करें जो इंग्लिश एसे हैं उनकी, तो जो फ्रांसिस बेकन है उनको फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है। इसके अलावा बात करें जो प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे हैं वो कौन है, तो वो चार्ल्स लैम्ब है। तो ये तीनों ही पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यही कि जो एसे हैं, फादर ऑफ एसे हैं वो कौन है, फिर जो फादर ऑफ इंग्लिश एसे हैं वो कौन है, और प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे कौन है। तो जो फादर ऑफ एसे हैं वो है मॉन्टेग, और जो इंग्लिश एसे के फादर माने जाते हैं वो है फ्रांसिस बेकन, और जो प्रिंस माने जाते हैं इंग्लिश एसे के वो माने जाते हैं चार्ल्स लैम्ब। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करें अगले लिटरेरी टर्म की, तो वो है यूलोजी। अब यूलोजी क्या है, तो यूलोजी रेफर्स टू अ स्पीच और राइटिंग इन प्रेज ऑफ अ पर्सन, स्पेशली फ्यूनरल ओरेशन, यानी कि जो यूलोजी है वो एक स्पीच या फिर कोई राइटिंग हो सकती है जो कि किसी के अंतिम संस्कार के समय, मतलब उसकी अंतिम संस्कार में जो व्यक्ति मर गया है, जिसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उसके लिए बोली जाती है या फिर उसके लिए पढ़ी जाती है। बट यूलोजी इज ऑल्सो एन एनकॉमियम गिवन फॉर वन हु इज इधर लिविंग और डेड, लेकिन जो यूलोजी है वो क्या होती है, किसी जीवित व्यक्ति के लिए भी मतलब पढ़ी जा सकती है, यानी कि उसकी भी प्रशंसा इसके माध्यम से की जा सकती है। फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रीक रूट्स गुड एंड लोगोस स्पीच, अगर बात करें कि ये शब्द आया कहाँ से है, तो ये ग्रीक से ही आया है, जिसमें जो यू है उसका जो मीनिंग होता है वो होता है गुड, और जो लोगोस है उसका मीनिंग तो आप सभी जानते हैं कि वो स्पीच होता है, यानी कि किसी के बारे में अच्छी स्पीच देना। एग्जाम्पल की बात करें तो द मोस्ट फेमस यूलोजीज इंक्लूड लिंकन्स गेटनबर्ग एड्रेस एंड पर्सिलेस ट्रूनल ओरेशन ऑफ द एथेनियन वॉरियर्स, जो एथेनियन वॉरियर थे, यानी कि जो गुटनबर्ग्स की स्पीच थी लिंकन की, उसको भी इसमें माना जाता है। अब उसमें क्या था, जो वॉरियर थे जो उस टाइम पे शहीद हो गए थे, उनकी प्रशंसा वो इस स्पीच में करते हैं। तो जब हम किसी की मृत्यु के टाइम पे, यानी कि किसी के जो अंतिम संस्कार होता है उसके समय पर जब उसकी तारीफ में कोई बात कहते हैं, कोई स्पीच देते हैं, तो उसको ही यूलोजी कहते हैं। आगे अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि जो एक एलेजी होती है वो भी इसी तरह की होती है, यानी कि उसमें भी किसी मृत व्यक्ति के बारे में ही बात की जाती है। तो डिफरेंस क्या होता है दोनों में, उसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो बोथ एलेजी एंड यूलोजी में बी यूज्ड अबाउट राइटिंग और स्पीच इन रिमेम्बरेंस ऑफ अ पर्सन हु हैज पास्ड अवे, यानी कि दोनों में ही किसी मृत जो व्यक्ति होता है उसको ही याद किया जाता है या उसकी ही तारीफें की जाती हैं। एंड दिस सिमेंटिक ओवरलैप क्रिएट्स अ पोटेंशियल फॉर कंफ्यूजन, और क्योंकि दोनों में ही किसी मृत व्यक्ति की ही बात की जाती है, तो इसलिए कंफ्यूजन होना क्या है, लाजमी है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो जैसे कि बात करें एलिजी की, विच में बी ट्रैक्ट टू द ग्रीक वर्ड एलोक्स एंड सॉन्ग और मॉर्निंग, यानी कि ये जो शब्द है वो ग्रीक से ही आता है, जिसका अर्थ है एलोक्स, जो कि क्या होता है, सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग होता है, यानी कि मॉर्निंग का मतलब होता है दुख करना या दुख या बिलाप करना, तो उस तरह का सॉन्ग होता है। कॉमनली रेफर टू अ सॉन्ग और पोयम लेमेंटिंग वन हु इज डेड, यानी कि किसी अपने प्रिय की या जो किसी कोई मतलब आपका करीबी है उसकी मृत्यु पर जो लेमेंट या मतलब बिलाप करना। वाइल यूलोजी इज कॉमनली फाउंड रेफरिंग टू अ वर्ड अबाउट द डिकेज, जबकि जो यूलोजी है वो कॉमनली जो मतलब
डिकेज यानी कि जो अभी-अभी जिसकी मृत्यु हुई है, उसके बारे में जो कुछ शब्द होते हैं, वो मतलब बोले जाते हैं। कहने का मतलब जो एलिजी है, वो तो किसी मृत व्यक्ति के ऊपर लिखी जाती है, अब उसकी डेथ कभी भी हो सकती है, यानी कि अभी-अभी हुई हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या पता वो साल पहले, 2 साल पहले या काफ़ी टाइम पहले क्या हुआ उसकी डेथ हुई हो और अब उसको याद करके उसके बारे में विलाप किया जा रहा हो, यानी कि लैमेंट किया जा रहा हो, तो उसको तो बोलते हैं एलिजी। और जो यूलोजी होती है वो अगर जिस समय किसी का मतलब अंतिम संस्कार हो रहा है, उसी समय पर परफॉर्म की जाती है। बट इफ यू आर प्रेजिंग योर पार्टनर सरप्राइज्ड ब्यूटी और कमेंडिंग द वर्च्यू ऑफ द डिकेस्ड एट फ्यूनरल, यानी कि जो क्या बोलते हैं यूलॉजी है उसमें किसी जो भी मतलब आपका जो भी पार्टनर है उसकी अगर डेथ हो गई है तो उसकी जो सुंदरता है या उसके भी जो भी गुण हैं उनके बारे में जब आप बता रहे होते हैं जिस टाइम पे उसका अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो वो यूलॉजी होती है। यू आर डिलीवरिंग अ यूलॉजी, यानी कि जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, यूलॉजी डिलीवर कर रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ बात करें, यू आर कंपोजिंग अ लेमेंटिंग रेमिनिसेंस अबाउट अ पर्सन हु हैड लॉन्ग सिंस पास्ट, यू आर राइटिंग एन एलिजी। और जब किसी इंसान की मृत्यु काफी टाइम पहले हो चुकी है और अब आप उसको याद करते हुए उस मतलब दुख से भरकर कोई विलाप करते हुए कोई जो पोयम है या फिर कोई जो स्पीच है उसको लिख रहे हैं तो वो एलिजी होती है। मतलब जो यूलोजी है वो मृत्यु के समय पर जब अंतिम संस्कार हो रहा होता है तब की जाती है और जो एलिजी है वो किसी भी समय पर की जा सकती है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है, बाकी दोनों ही किसी मृत व्यक्ति की उसमें मतलब जो प्रेज में रची जाने वाली पोयम या फिर स्पीच हो सकती हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने कुछ लिटरेरी टर्म्स को देखा। अगर आप इसी तरह से और भी लिटरेरी टर्म्स को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।